नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़। मैं हूं पूजा रघुवीर आपके साथ। आज देश ने स्वर कोकिला, स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर को खो दिया। जी हां, ये वो नाम है जिसने भारत के हर इंसान के दिल पर राज किया है। लता मंगेशकर, जिन्हें कई सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया, चाहे वो भारत रत्न हो या लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लता जी को इन अवार्ड्स के मिलने से इन अवार्ड्स का कद और भी बढ़ गया। आज रविवार सुबह लता जी का निधन हुआ। उनका जन्म इंदौर में हुआ था, इसलिए इंदौर में भी उनके स्वास्थ्य की कामनाएं लगातार की जा रही थी। अब शहरवासी उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ उनकी बचपन की यादों को ताज़ा कर रहे हैं। 28 सितंबर 1929 को लता मंगेशकर का जन्म इंदौर के सिख मोहल्ले में हुआ था। उनके पिता का नाम दीनानाथ और माँ का नाम शेवंती था। इंदौर ज़िला अदालत से लगी गली में लता जी की नानी का घर था। यहीं से उनकी संगीत की शिक्षा शुरू हुई थी। इसके बाद वे 7 साल की उम्र में महाराष्ट्र चली गई। लता मंगेशकर के इंदौर में लाखों प्रशंसक हैं। इनमें पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन भी हैं। 2019 में लोकसभा स्पीकर रहते हुए महाजन ने लता जी के जन्मदिन पर उनके मुंबई स्थित निवास पर जाकर उन्हें बधाई दी थी। दोनों के बीच उस दौरान आधा घंटा बातचीत हुई थी। तब लता जी ने महाजन से कहा था कि आप लोकसभा का संचालन बेहद प्रभावी तरीके से करती हैं। चर्चा के दौरान ताई ने लता जी से कहा था, आपसे बात करते हुए ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई गाना सुन रही हूँ। आपकी बोली में गाने जैसी मधुरता है। इसी दौरान हृदयनाथ मंगेशकर के साथ, जो कि उनके भाई हैं, साथ ही इंदौर की भी चर्चा हुई थी। लता जी ने ख़ास तौर पर इंदौर के खान पान और सराफा का जिक्र भी किया था। ये बात ताई ने बताई है। महाजन ने मुंबई में ही लता जी की बहन मीना खाड़ीकर की लिखी पुस्तक मोठी तीची सावली का विमोचन भी किया था। वहीं लता मंगेशकर का संत स्वर्गीय भय्यू महाराज से भी आत्मीय रिश्ता था। इंदौर स्थित सूर्योदय आश्रम के पुराने सेवादारों के मुताबिक लता जी महाराज की ओर से गरीबों के हितों में किए गए कामों और महाराष्ट्र में उनके आश्रमों में संचालित गतिविधियों को लेकर काफ़ी प्रभावित थी। त्योहारों, जन्मदिवस और ख़ास मौक़ों पर भय्यू महाराज से उनकी कई बार फ़ोन पर बातें भी हुई। वहीं 1990 के दशक में एक बार लता जी महाराज के इंदौर आश्रम पर आई थी और करीब आधा घंटा उन्होंने यहाँ पर बताया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी लता जी के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट लिखा है। उन्होंने लिखा है कि स्वर साम्राज्ञी परम श्रद्धेय लता मंगेशकर जी के निधन से अंतर्मन दुख, पीड़ा और शोक से व्यथित है। देश ही नहीं, समूचे विश्व ने एक ऐसी स्वर साधिका को खो दिया जिन्होंने अपनी मधुर आवाज़ से जीवन में आनंद घोलने वाले असंख्य गीत गाए। लता दीदी का तपस्वी जीवन स्वर साधना का अप्रतिम अध्याय है। दिग्विजय सिंह ने लिखा, एक युग की समाप्ति हो गई। मध्य प्रदेश में जन्मी भारत रत्न लता मंगेशकर जी के निधन की दुखद खबर है। उनकी आवाज़ अमर है, ना उनके जैसा कोई हुआ और ना कभी होगा। हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वहीं कमलनाथ ने भी सोशल मीडिया पर लिखा, उन्होंने भारतीय संगीत को अपनी सुरीली आवाज़ से विश्व भर में पहचान दिलाई। उनके निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ईश्वर से उनके परिजन और प्रशंसकों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की कामना करता हूं। एमपी न्यूज़ भी सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाल ही में केंद्र ने बजट जारी किया है। वह सही मायनों में समग्र बजट है। यह बजट उन मूलभूत उपायों को आगे बढ़ाएगा जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने प्रारंभ किया है। इससे संपूर्ण मालवा के साथ ही प्रदेश को भी भरपूर लाभ मिलेगा। इससे इंदौर से जुड़े 4 रेल प्रोजेक्ट्स को भी गति मिलेगी। यह बात सांसद शंकर लालवानी ने शनिवार को मीडिया से कही। केंद्र के बजट के बाद उन्होंने इंदौर, मालवा व मध्य प्रदेश को इससे मिलने वाले लाभों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इंदौर से जुड़े 4 रेल प्रोजेक्ट के लिए 1453 करोड़ की राशि मंजूर की गई है। इसमें इंदौर दाहोद लाइन के लिए 265 करोड़ रुपए, इंदौर अकोला के लिए 888 करोड़ रुपए और इंदौर देवास उज्जैन के लिए 200 करोड़ रुपए तथा नए रेलवे स्टेशन का प्रावधान किया गया है। आने वाले सालों में जहां रेल नहीं पहुंची है, वहां पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। अब डीजल चलित इंजन को छोड़कर इलेक्ट्रिफिकेशन पर जोर दिया गया है, जो 2024 तक पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 100 कार्गो टर्मिनल बनाए जाने के लिए मध्य प्रदेश सबसे उपयुक्त स्थान है। प्रदेश में लॉजिस्टिक सेवाओं के लिए यह क्रांतिकारी कदम होगा। उन्होंने कहा कि बजट में डिजिटल इंडिया, किसानों और युवाओं के रोजगार को लेकर पर्याप्त राशि रखी गई है। यहाँ तक कि शहरों के विकास, नेशनल हाईवे, नए रेलवे स्टेशन, नए एयरपोर्ट के लिए भी राशि दी गई है।
हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया है। वहीं आने वाले समय में अर्थव्यवस्था के लिहाज से भारत के लिए सबसे अच्छा समय होगा। उन्होंने कहा कि इस माह रिकॉर्ड 1.40 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। आने वाले समय में एक्सपोर्ट भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। वहीं हमारे किसानों ने 25% एक्सपोर्ट बढ़ाया है। फार्मा में भी हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। हर क्षेत्र में विकास हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब देश तेज़ी से आगे बढ़ेगा। बढ़ते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने तीसरे चरण के चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची शनिवार को जारी कर दी है। 30 स्टार प्रचारकों की सूची में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ का नाम शामिल है। इसके अलावा कांग्रेस के पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल का नाम भी शामिल है। पटेल कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव है और यूपी के सह प्रभारी भी है। तीसरे चरण में 20 फरवरी को चुनाव होने हैं। यह चुनाव मध्य प्रदेश के समीपवर्ती इलाकों में होने हैं। सूची जारी के बाद एक बार फिर मध्य प्रदेश बीजेपी और कांग्रेस में घमासान मच गया है। कांग्रेस के मीडिया समन्वय नरेंद्र सलूजा ने जानकारी दी है कि अगले चरण के लिए चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ चुनाव अभियान में शामिल होंगे। साथ ही बीजेपी की चुटकी ली है कि मध्य प्रदेश से उनके नेताओं को इस लायक नहीं समझा। अब इसे लेकर मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने चुटकी ली है। उन्होंने ट्वीट किया है कि कांग्रेस में खुशी की लहर। बहुत इंतजार के बाद तीन कांग्रेस नेता मध्य प्रदेश के स्टार प्रचारक नियुक्त हुए हैं। पहले नेता प्रतिपक्ष, दूसरे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, तीसरे पूर्व मुख्यमंत्री। इसके बाद कांग्रेस के सलूजा ने फिर से ट्वीट किया, जवाब में तंज कसा कि एमपी से सत्यनारायण पटेल का भी नाम भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। यूपी भाजपा के स्टार प्रचारक सूची में एमपी से तो एक भी नाम नहीं, किसी को भी लायक नहीं समझा। यूपी के 11 जिले मध्य प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति से प्रभावी होने क्षेत्रों में अभी चुनाव का समय अब नज़दीक आ गया है। यूपी इन जिलों में करीब 49 विधानसभा सीट है। इसमें सिर्फ एक जिला आगरा ऐसा है जहां पहले चरण के लिए मतदान 10 फरवरी को होगा। इसे छोड़कर अन्य जिलों में 20 फरवरी, 27 फरवरी और 7 मार्च को मतदान होना है। यह मतदान तीसरे चरण में होगा। इसके लिए बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी 13 फरवरी से यूपी में 9 दिन का चुनावी दौरा शुरू करेंगे। तो चुनावी दौरे जो है वो लगातार शुरू है। सियासत भी इस पर हो रही है, चुटकियां कसी जा रही हैं। तो आने वाले समय में ये विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए बीजेपी और कांग्रेस के दोनों ही नेता यूपी पहुँच रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर पर। राजधानी भोपाल में पॉजिटिव रेट जो है इंदौर से लगभग 3 गुना ज़्यादा है कोरोना का। कोरोना जहां इंदौर में अब कम हो गया है, कोरोना की जो रफ्तार है इंदौर में जहां कम है, वहीं भोपाल में 3 गुना ज़्यादा अभी भी कोरोना की रफ्तार है। वहीं इंदौर में हर 100 सैंपल में 6 ही पॉजिटिव निकल रहे हैं। ये बहुत अच्छी इंदौर के लिए बात है। लेकिन भोपाल की अगर बात करें तो यह आंकड़ा 18 है। मतलब इंदौर में अगर 100 में से निकल रहे हैं तो यही आंकड़ा 3 गुना ज़्यादा भोपाल में 100 में से 18 केसेस कोरोना के निकल रहे हैं। वहीं हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ा है। पिछले 3 दिन में यह संख्या तेज़ी से बढ़ी है। भोपाल में 24 घंटे के भीतर 69 केस बढ़ गए हैं और आंकड़ा फिर से 1100 के करीब पहुँच गया है। 4 फरवरी को 1098 पॉजिटिव मिले थे, वहीं 5 को इनकी संख्या कुछ 1100 के करीब पहुंच गई है। कुल 6421 सैंपल में से इतने नए केस मिले हैं। एक संक्रमित की मौत भी रिपोर्ट की गई है। वहीं इंदौर में कोरोना केस तेज़ी से घट रहे हैं। रिकवरी रेट जो है इंदौर में काफ़ी अच्छा रहा है, बढ़ रहा है। वहीं 5 फरवरी को यहाँ कुल 8914 टेस्ट किए गए थे, इनमें से 579 नए केस मिले। वहीं भोपाल में 6421 टेस्ट में से कुछ 1167 पॉजिटिव रहे। इंदौर में 6 जनवरी को 584 केस मिले। इसके बाद केस लगातार बढ़ते गए और 22 जनवरी को आंकड़ा 3372 तक पहुंच गया था। फिर आंकड़ों में कमी आने लगी। फरवरी में नए केस तेज़ी से घटे हैं। वहीं भोपाल की बात करें तो फरवरी में आंकड़े बढ़े हुए हैं। पिछले 20 दिनों से कोरोना केस के भोपाल में 1000 से ज़्यादा मरीज़ सामने आ रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर पर। पिछले 2 दिनों से इंदौर का मौसम फिर सर्द हो चला है। तापमान में गिरावट का दौर लगातार जारी है। वहीं शनिवार को बसंत पंचमी पर भी सर्द हवाओं ने डेरा डाला हुआ था। हालांकि बसंत पंचमी से मौसम में बदलाव और तापमान में बढ़ोतरी देखी जाती है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिन तक मौसम में कोई खास बदलाव नहीं होगा। दिन और रात का तापमान कम होने के बावजूद बसंत पंचमी के त्यौहार व विवाह समारोह पर इसका कोई असर नहीं है।
मौसम विभाग की माने तो अभी प्रदेश के कई जिलों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण ठंड का असर हुआ है। वहीं हालांकि यह शीतलहर नहीं है, लेकिन बसंत पंचमी पर बहुत कम बार ही ऐसी स्थिति बनती है। अभी हवा का रुख उत्तर पूर्वी होने के कारण 2-3 दिन जो है मौसम ऐसा ही रहेगा। अगले हफ्ते उत्तर पश्चिम भारत में एक और विक्षोभ बनेगा, इससे तापमान में परिवर्तन हो सकता है। ये थी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।